नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग बाल विकास के सारे पेपर पढ़ने वाले हैं जो कि जूनियर लेवल के हैं। 2021 से लेकर के 2011 तक के जितने भी पेपर हैं बाल विकास के, हम लोग सारा पढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है आप प्राइमरी लेवल का पेपर देने जा रहे हैं और आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आप गलती करेंगे। आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। सारे क्वेश्चंस हम लोग एक वीडियो में पढ़ लेंगे। तो बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे, 1000 एमसीक्यूज की सीरीज नहीं देखी है, ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7849880187। एक बार आप लोग 1000 वाली एमसीक्यूज देखिएगा, जो सीरीज है उसे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीवाईक्यूज पढ़ने का क्या लाभ है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब हम पीवाईक्यूज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रश्न कैसा आएगा। और यूपी टेट है ना, तो हर साल जो है आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पेपर होगा 2021 का, ठीक है। देखिए, हमारा पहला पेपर है, जैसा मैंने आपको बताया है, 2021 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, यानी जूनियर लेवल का। पहला प्रश्न है इसका हमारा, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इनमें से सभी, खेल तथा व्यायाम, वंशानुक्रम या वातावरण। देखिए, ये होगा आपका इनमें से सभी। आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए शारीरिक विकास के लिए कौन उत्तरदायी होता है। वातावरण भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, खेल तथा व्यायाम दोनों प्रभावित करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है आई क्यू बराबर एम ए अपान सी ए इंटू 100। एम ए का मतलब होता है मानसिक आयु, सी ए का मतलब होता है, क्या होता है सी ए का मतलब बताएं? सी ए का मतलब होता है वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इस चीज को आप लोग रख लीजिए। और आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही होगा सी, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, इस चीज को आप लोग रख लीजिए। देखिए, सन 1912 में आईक्यू का फार्मूला दिया था किसने? स्टर्न महोदय ने। तब इन्होंने केवल बताया था कि आईक्यू बराबर एम ए अपान सी ए होता है। लेकिन टर्मन महोदय ने सन 1916 में इसमें 100 की गुणा कर दी, तो नया फार्मूला बन के आ गया, जिसका हम लोग आज उपयोग करते हैं, आईक्यू बराबर एम ए अपान सी ए इंटू 100। इस फार्मूले पर काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की थी? तो ये थे जॉन डीवी महोदय। देखिए, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है कि जब हम टीवी देखते हैं, जॉन डीवी में डीवी जैसा निकल रहा है, टीवी देखते हैं तो विचार आने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। अगला है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? कल्पना, सामान्यीकरण, अवलोकन या प्रयोग। देखिए, आगमनात्मक तर्क में जो है कल्पना शामिल नहीं होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। लिखा है, तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़ करके अधिक व्यापक कथन निर्मित किए जाते हैं, उसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं। ठीक है, इसमें अवलोकन होता है, प्रयोग होता है, सामान्यीकरण होता है, कल्पना नहीं होता है। अगला है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में जो असफलता होती है, यानी जो हम सीख लिए हैं उसे जब हम याद नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? चिंतन, धारण, विस्मरण या स्मरण। तो जिसे हम याद कर लिए हैं और उसे मतलब जिसे हमने याद किया है, लेकिन हम बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपका विस्मरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? ड्रायमैन परीक्षण, रेवन परीक्षण, टीएटी परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण। तो रेवन जो परीक्षण होता है ये भिन्न है। ड्रायमैन परीक्षण, टीएटी परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण जो है ये आपके क्या हैं? ये व्यक्तित्व के परीक्षण से संबंधित हैं। ठीक है,
और ये आपके शाब्दिक हैं, जबकि रेवन का परीक्षण जो है अशाब्दिक है। ड्रायमैन परीक्षण किसने दिया है? देखिए 16 पीएफ जो है ये दिए हैं कैटल महोदय। ठीक है, 16 पीएफ मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है ये होता है एक आपका परीक्षण जिसे कैटल महोदय ने दिया है। ठीक है, और ड्रायमैन परीक्षण जो है किसने दिया है? ये गुड एनफ महोदय दिए हैं। टीएटी यानी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है ये मॉर्गन और मुरे दिए हैं। कब दिए थे? सन 1935 में दिए थे। इन्होंने टीएटी में जो है कितने कार्ड बताए थे? टीएटी में इन्होंने 31 कार्ड बताए थे। देखिए मैं निचोड़ दूंगा, पूरी बाल विकास जो है आपको इसी में खत्म हो जाएगी, जहां तक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहीं पर खत्म हो जाएंगी। देखिए टीएटी में 31 कार्ड थे, एक कार्ड आपका खाली था, 10 कार्ड पर पुरुषों के चित्र, 10 कार्ड पर महिला के चित्र और 10 कार्ड पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने हुए थे। ठीक है, अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये आपको सीरीज दी गई 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका बताइए। सबसे पहले गिन लीजिए यहाँ पर कितने अक्षर लिखे हुए, कितनी जो है संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो है 6 संख्याएं हैं। तो जब 6 संख्याएं यानी यहाँ पर 6 जो है ये सम है। तो जब सम है ना तो उसके लिए फार्मूला आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस वां पद अपान 2। ठीक है, इस फार्मूले में n की जगह पे n जो है यहाँ पे क्या है? 6 है ना, 6 पद है और 6 क्या है? सम है। तो इस फार्मूले में 6 रख दो, n की जगह पे 6 रख देंगे। ठीक है, 6 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? हल करके आ जाएगा 9.5। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा पेपर रिपीट हुआ है। आप लोग सोचेंगे नहीं कि पेपर कहां से आ रहा है। हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आप लोग यही गलती करते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि पढ़ लीजिए, अन्यथा बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए लिखा है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए सभी को पता है, मैंने बहुत बार बताया, सूझ का सिद्धांत जो है किसने दिया है? गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है। गेस्टाल्ट वादी आपके कौन कौन थे? वर्दीमर, ठीक है, वर्दीमर थे, कोफ्फा थे, ठीक है, कोफ्फा और कोहलर। ठीक है, इस चीज को देखिए यहाँ पे कोहलर, उल्फगंग एवं उल्फगंग, यहाँ पे गड़बड़ है, उल्फगंग। ठीक है, कूट कोफा यानी वर्दीमर, कोफा, कूट लेविन और आपके कोहलर थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोहलन के अनुसार व्यक्ति समस्या के समाधान है तो अलग अलग तरीकों से परिस्थितियों का अवलोकन करता है, उसमें अचानक सूझ आती है। देखिए जो सूझ होती है वो अचानक होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है चिंतन, संवेदना, संज्ञान या सबको सभी को पता होना चाहिए संवेग जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो है देखिए यहाँ पर बात भी है। देखिए इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई और उनसे जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेग बताए। भय से जुड़ा हुआ पलायन है, घृणा से निवृत्ति, आश्चर्य से जिज्ञासा, कामुकता से काम, भूख से भोजन, क्रोध से वियुक्ता, आमोद से हास्य। अगला प्रश्न है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या होता है? ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? सिरिल बर्ट, बर्टन हॉल, गार्डन या सोनेल। देखिए पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है सिरिल बर्ट महोदय। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसको कैसे याद रख सकते हैं? पिछड़े बालक यानी कक्षा में जो पिछड़े बालक होते हैं वो चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते हैं, बर्ड। ठीक है, अगला है उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, यानी उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? अभिक्षमता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। देखिए जो अभिक्षमता है ये नहीं होता है उत्तम परीक्षण की विशेषता। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तम परीक्षण की विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता, प्रमापीकरण, व्यवहारिकता और व्यापकता। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कम से कम 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मजा आ जाएगी। अगला देखिए कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है?
बहु तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है, सॉरी, प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है आपका, वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, इसी वजह से इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बहुतत्व यानी बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, बहुकारक। बहुकारक में कार आ रहा है, कार में बहु बैठ के कहां चली गई? थाने। तो देखिए मैंने ट्रिक बताई थी, बहुकारक, ठीक है। यहाँ पे बहु है और कार है, बहु जो है वो कार लेके कहां चली गई? कार लेके थाने चली गई, तो थाने मतलब थांडाई, तो बहुकारक सिद्धांत थांडाई ने दिया है। एक तत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन ने, द्वि तत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया, रख लीजिए। अगला है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थांडाइक। थांडाइक याद आ रहा है, लेकिन थांडाइक मैं आपको बता दूं कि थांडाइक जो थे अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने प्रत्यनम भूल का सिद्धांत दिया था। लार ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है लार ग्रंथि नहीं है, बाकी सारी है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा, अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनीयल ग्रंथि, थांडाइक, एंड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस, जनन ग्रंथियां हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जबकि लार जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या होगी? मैंने आपको बताया है कि पियाजे जो है ये कहाँ के निवासी थे? पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? इंद्रिय जनित गावक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पहली जो अवस्था थी इंद्रिय जनित गावक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष की थी, ठीक है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक थी, 2 से 7 वर्ष की। तीसरी अवस्था थी 7 से 11 वर्ष की। चौथी अवस्था थी 11 से 14 वर्ष की। तो दूसरी अवस्था आपकी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है प्रश्न, देखिए 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है, जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आईक्यू का फार्मूला हमें पता है और एमए अपान सीए कर देना है। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी, यानी वो कितने साल का है, वो रियल एज होती है, वो होता है आपका वास्तविक आयु। अब इसको काटेंगे, 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे, 20 पंचे 100 होता है, तो 8 की गुणा जब 20 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 160। इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो यहाँ पर ये कोई नहीं सही होंगे। अब देखिए मंद बुद्धि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 80 से 89, यानी 80 से 90 के बीच जो है मंद बुद्धि बालक आते हैं, और 90 से 110 के बीच सामान्य वाले, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। अगर इस ऑप्शन में 80 से 90 होता ना, तो यहाँ पर मंद बुद्धि वाला टिक हो जाता, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जड़ बुद्धि वाला 25 से कम होता है। लिखा है, रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट किसका परीक्षण करता है? अब क्षमता का, रुचि का, व्यक्तित्व का या बुद्धि का? तो आपको पता होना चाहिए, जो इंक ब्लड टेस्ट है हरमन रोसा ने दिया था, ठीक है। इन्होंने 10 कार्ड दिए थे, ठीक है, 10 कार्ड दिए थे और उन पर स्याही के धब्बे बने हुए थे, किसी पे भूरे, किसी पे लाल, किसी पे सफेद, इस तरीके से बने हुए थे। उन धब्बों को देख करके जो है व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये विधि जो है आपकी प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपी विधि। देखिए प्रक्षेपी विधि में इंक ब्लॉट टेस्ट आता है, एससीटी यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्व परीक्षण, टीएटी और आईबीटी भी आता है, ठीक है, रख लीजिए। अगला है, विस्मृत का कारण नहीं है। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, मानसिक द्वंद्व, सीखने में कमी, स्मरण की इच्छा। तो भैया विस्मृत यानी भूलने का कारण जो है ये स्मरण की इच्छा नहीं होगा। लिखा है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि है। व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, संभाव्यता, ज्यामिति, सांख्यिकी या गणित। तो बाल विकास में जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो सांख्यिकी आप लोग टिक कर देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा।
अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्ति से जुड़ी हुई विधि, ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है ज्यादा जुड़ता है। प्रयोगीकरण, निरीक्षण, अंतरदर्शन या बहिर्दर्शन? तो ये होगा आपका अंतरदर्शन। लिखा है मनोविज्ञान में निरीक्षण निरीक्षण की 3 पद्धतियां होती हैं, अंतरदर्शन, बहिर्दर्शन और प्रायोगिक। लिखा है मनुष्य जब स्वयं के व्यवहार तथा मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है वह अंतरदर्शन विधि कहलाती है। अंतरदर्शन विधि मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अल्बर्ट बंदूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे। अल्बर्ट बंडूरा का मानना था कि जो बच्चा होता है वो समाज से जुड़ करके सीखता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है अधिगम में पठार निम्न में से किसके कारण बनता है? रुचि द्वारा तो नहीं बनेगा, परिपक्वता के द्वारा नहीं बनेगा, प्रेरणा के द्वारा नहीं बनेगा, थकान के द्वारा बनता है। अधिगम पठार होता क्या है? देखिए अधिगम पठार वो होता है जब बच्चा जो है सीखने की मतलब सीखने की कोशिश तो करता है लेकिन वो सीख नहीं पाता है, ठीक है। इसमें ना तो गति होती है, यानी मतलब ना ही बढ़ता है सीखना, ना ही घटता है, एकदम स्लोप जैसा बनता है। स्लोप नहीं मतलब ऐसे बराबर जैसा बनता है, ठीक है। ये आपका अधिगम पठार होता है। देखिए अगला है यहाँ पे प्रश्न, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु है? तो ये होता है अधिगम अंतरण के मापन के लिए। रट लीजिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न। क्लाउड पिक्चर परीक्षण में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? देखिए क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है ये होता है आपका व्यक्तित्व के मापन में। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? क्लाउड माने क्या होता है? बादल। सभी को पता है क्लाउड की स्पेलिंग ये होती है। क्लाउड माने होता है बादल, उसके व्यक्तित्व पर बादल छाए हुए हैं, क्लाउड छाए हुए हैं, इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला है मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल कलाकारों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल मनुष्यों में, केवल चूहों व बिल्लियों में। तो ये होता है सभी प्राणियों एवं जन्मजात व प्राकृतिक होती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 से है, ठीक है। इस चीज को आप लोग रख लीजिए। देखिए अभी मैं धीमे धीमे आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे तो मैं पूरा पूरा सेक्शन छोड़ दूंगा और आपको पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैं जो है इतने दिनों से चिल्ला रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगला है क्रेसमर ने व्यक्तियों को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया है? इनमें से सभी गोलकाय, लंबाकाय, सुडोलकाय। तो यहाँ पर लंबाकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और मिश्रित 4 भागों में बांटा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है टीएटी टीईटी टीईटी का जो है टीईटी जो है किसके लिए होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो टीएटी होता है ना, मैंने आपको बताया है कि ये किसके लिए होता है? अभिक्षमता के लिए होता है। रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो भूलिएगा मत। अगला प्रश्न है हमारा कि संघनन का सिद्धांत जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है ये। संघनन का जो सिद्धांत है ये स्मृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्मृति से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्रेसमर के जो 4 प्रकार हैं उनको इंग्लिश में समझा देता हूँ। इसमें समझा देता हूँ इंग्लिश में। देखिए इन्होंने पहला बताया था एस्थेनिक, क्या बताया था? एस्थेनिक, सॉरी पहला बताया था एथलेटिक। एथलेटिक क्या होता है? जो सुडोलकाय और पुष्टकाय होता है। दूसरा बताया था एस्थेनिक, एस्थेनिक होता है दुबला पतला, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताया था पिकनिक यानी नाटा कद का, ठीक है। और डिस्प्लास्टिक जो होता है ये बेमेल अंगों वाला होता है। सुडोलकाय आपका एथलेटिक होता है। गोलकाय, ठीक है, गोलकाय आपका कौन होगा बताएं? गोलकाय आपका होगा पिकनिक, ठीक है। लंबकाय आपका होगा एस्थेनिक। तो यहाँ पर 2021 का पेपर हमारा समाप्त हुआ। आगे देखते हैं कौन सा पेपर है हमारा। ये हमारा 2019 का,
देखिए 2019 का पेपर थोड़ा तगड़ा है, आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, भग्नाशा, चिंता या नकारात्मक मनोप्रवृत्ति। तो समस्या समाधान में बाधक जो है सूझ नहीं होता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान। तो संवेग जो है आपका ये आमोद जो है बाकी नहीं है। यहाँ पर देखिए जब 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात होती है तो 14 प्रकार के संवेग भी आते हैं। जैसे मूल प्रवृत्ति भागना, अगर हमारे अंदर संवेग भय होगा तो हम भाग जाएंगे। जैसे हमारे सामने कोई शेर आ जाए तो हम क्या कर जाएंगे? डर जाएंगे, भाग जाएंगे। युत्सा यानी क्रोध जब होगा तो हम युद्ध करेंगे। घृणा, जब हम किसी से घृणा करेंगे तो निवृत्ति यानी चाहेंगे उसे हम छोड़ दें। आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा होगी। जैसे आश्चर्य, हमारे सामने कोई ये राम मंदिर देखने का मन बन रहा है तो एक आश्चर्य है ना कि बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, तो क्या किया जाए? तो हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी। वात्सल्य होगा तो संतान उत्पत्ति। विषाद या करुणा, शरणागति, जब हमें दुख होता है तो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, कहते हैं भगवान बचा लो भैया। और यहाँ पर जो है संरचनात्मक भावना, रचनात्मकता, स्वामित्व का भावना, संचयी प्रवृत्ति, एकाकीपन, सामूहिकता, जब हम अकेले रहते हैं तो सोचते हैं समूह में पहुंच जाए। कामुकता, काम प्रवृत्ति, श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव, दैन्य, आत्महीनता, भोजन भूख और हास्य, आमोद। देखिए जो ये आपका तीसरा वाला प्रश्न है, ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे और आपको समझ में आएगा। आई एफ, देखिए एफ आई ए सी एस के मूल रूप से कौन जुड़ा हुआ है? हर्बर्ट, लिपिट, फ्लेंडर या मॉरिसन। तो एफ आई ए सी एस से जुड़े हुए हैं फ्लेंडर महोदय। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए नेड ए फ्लेंडर एफ आई ए सी एस से जुड़े हुए हैं। इसका पूरा नाम एफ से फ्लेंडर है, आई से इंटरेक्शन, ए से एनालिसिस, सी से कैटेगरी और एस से सिस्टम। ठीक है, वर्ष 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की गई जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। ठीक है, इसमें इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 भाग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 कथन थे। देखिए जब हम कक्षा में बैठते हैं तो क्या होता है? 3 ही चीजें तो होती है, वहां पर कोई दूसरा थोड़ी घोड़ा गाड़ी थोड़ी होगी। वहां पे क्लास में बैठेंगे तो क्या होगा? शिक्षक होंगे, छात्र होंगे और शांति होगी। भाई जब शिक्षक और छात्र, शिक्षक कथन करेगा, ठीक है, तो शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र कथन करेगा तो शिक्षक से पूछेगा। लेकिन जब शिक्षक कक्षा में है, स्ट्रिक्ट है, तो वहां पर मौन होगा। तो 3 भागों में बांटा गया है, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांति। एग्जाम में पूछा गया है ना कि FIACS के जनक कौन है? फ्लेंडर महोदय। इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इसके 3 भागों में इसे बांटा गया है, शिक्षक कथन, छात्र कथन और शांति। देखिए प्रश्न कौशल के लिए कौन सा सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो यही होगा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है आपका सी वाला, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। लिखा शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। प्रश्न कौशल के लिए उचित तरीके हैं विस्तृत सूचना प्राप्त करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीकों का उपयोग करना, सुनने में संवेदनशीलता, आलोचनात्मकता, सजगता विकसित करना। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या अवलोकन। मैंने आपको बताया है अभी कि जो आपकी प्रक्षेपी विधियां होती हैं वो TAT, CAT, IBT, SCT होती हैं। ठीक है, रट लीजिए। तो यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये आपका प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आएगा। TAT जो होता है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, उसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। 1935 में मार्गन मुरे ने दिया था। अभी मैं आपको बता रहा था कि TAT जो परीक्षण था वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहलाता है और 1935 में मॉर्गन और मुरे दिए थे इस परीक्षण को।
तो इसको याद कर लीजिए। बाकी देखते हैं यहाँ पर प्रक्षेपी विधियां। देखिए प्रक्षेपी विधियों की सर्वप्रथम बात जो है आपके फ्रायड महोदय ने की थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रक्षेपी विधियां हमारी कौन कौन सी है? रोशाक परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्य बोध परीक्षण, शाब्दिक सहचर्य परीक्षण, पीएफ परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वो अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, यानी बेकार की चीजों का जो है वो हटा देता है। आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भावन। तो ये होगा आपका उद्भावन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी रिपीट होगा। ठीक है, उद्भावन लिखा है, रचनात्मक चिंतन की दूसरी अवस्था होती है। यह सुसुप्ति का समय होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं रहता है। कम से कम कोई प्रत्यक्ष गतिविधि नहीं होती है, परंतु तैयारी अवस्था के दौरान एकत्र की गई जानकारियों का प्रसंस्करण इस अवस्था में चलता है। व्यक्ति चेतन रूप से या सक्रिय रूप से समस्याओं के बारे में नहीं सोचता है। अगला है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम या वाक्य विन्यास। तो ये होगा आपका ध्वनिग्राम। ठीक है, रट लीजिए। संप्रेषण में आपका रूपग्राम होता है। ठीक है, संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन, बातचीत करने में रूपग्राम का यूज होता है, जबकि बोले जाने वाली भाषा में आपका ध्वनिग्राम का यूज होता है। अगला देखिए, निम्न में से सृजनात्मक चिंतन का सर्वाधिक कथन, मतलब सबसे ज्यादा सृजनात्मकता किसमें दिखाई दे रही है, किस प्रश्न में? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने तरीकों से, कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी ये होती है कि आप किसी चीज को कितने तरीकों से हल कर पाएंगे। यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नौवां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। तो ये आपका अवश्रेणीयन शिक्षण होता है। आइए देख लेते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। देखिए लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीयन शिक्षण है। यह एक प्रशिक्षण की प्रवृत्ति होती है। आपको पता होगा जो प्यूपिल टीचर होता है, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसमें उससे जो है माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके चरण होते हैं, पाठ योजना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। देखिए अगला जो प्रश्न है, मिलान करना है। हल ने जिसमें बल होगा वो हल चलाएगा, यानी आपका यहाँ पे प्रणोद। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। फ्रायड यानी किसी भी चीज का मनोविश्लेषण करना। फ्रायड। मैस्लो आवश्यकता का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए जो आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, ये स्किनर से जुड़ा हुआ है। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया। पुनर्बलन के सिद्धांत से स्किनर जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे पदों के सिद्धांत से भी जुड़े हुए हैं। अभ्यास का सिद्धांत जो है आपका, ये थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। अगला है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रियाप्रसूत। क्रियाप्रसूत तो थॉर्नडाइक से नहीं जुड़ा हुआ है, स्किनर से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से यही वाला आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से गैने ने निम्न स्तर का कौन सा अधिगम बताया है? प्रत्यय अधिगम, साप्ताहिक अधिगम, संकेत अधिगम या श्रृंखला अधिगम। तो सबसे निचले स्तर पर जो आपका संकेत अधिगम होता है, इसी वजह से इसे निम्न स्तर का बताया गया है। उच्च स्तर का सबसे आपका समस्या समाधान होता है। इसमें 8 स्तर बताए गए थे। अधिगम अष्टपदी, अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत जो है आपके गैने महोदय दिए हैं। देखिए सबसे निचला स्तर संकेत, ठीक है, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा श्रृंखला, चौथा शाब्दिक सहचर्य, पांचवा विभेदीकरण, छठवां संप्रतिकरण, सातवां नियम बनाना और आठवां समस्या समाधान। रट लीजिए, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा भाई। देखा, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्वर्ण कौशल या समापन। तो ये आपका क्या होगा? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, संप्रेषण का कौन सा तत्व नहीं है?
माध्यम, अंतःक्रिया, पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि। तो माध्यम, देखिए जब हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें देखिए एक संदेश भेजने वाला होता है, संदेश लेने वाला होता है और उसमें माध्यम भी होता है ना। तो ये सारी चीजें जुड़ती हैं, लेकिन पुनर्बलन उसमें नहीं होता है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में। प्रतिपुष्टि भी होती है, फीडबैक। यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए एक देखिए संदेश जो है वो भेजने वाला होता है, संदेश होता है, ग्रहण करने वाला संदेश होता है, अंतःक्रिया, माध्यम और प्रतिपुष्टि। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए मंदित मंदित मना, बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपागम उपयुक्त है? व्यक्तिगत अन्वेषण, त्वरण, संवर्धन या उच्च स्तरीय। देखिए जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना पड़ता है, इसी वजह से ये व्यक्तिगत अन्वेषण से जुड़ा हुआ है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक नहीं मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, मैंने बहुत बार बताया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है तो नहीं है। ठीक है, आप मतलब है, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, रट लीजिए। क्षेत्र, क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, तो ये होता है अभिक्षमता। अगला है ब्रूनर प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे का, वो किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से। देखिए कौन सा व्यक्ति जो है गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो फ्रायड महोदय है। बाकी आलपोर्ट, कैटल और आइजेनक जो है ये आपके शील गुण सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। लिखा है सिगमंड फ्रायड जो है ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे मनोविश्लेषण का सिद्धांत कहते हैं और ये अवप्रेरणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो शील गुण सिद्धांत है वो व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत आलपोर्ट ने शील गुण का सिद्धांत, कैटल शील गुण सिद्धांत और जैविक शील गुण सिद्धांत आइजेनक दिए हैं। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना है, एग्जाम में काफी बार ये रिपीट हुआ है। निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध रखता है? तो ये जो आपका क्रम है ना, इसको याद करना बहुत जरूरी है। और ये जो क्रम है ये जी वालस दिए हैं। ये जो क्रम है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। ठीक है, देखिए रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानसिक स्तर को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। सॉरी, सृजनशीलता के चार मुख्य घटक होते हैं, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण या विस्तार। जी वालस ने दिया है। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे है कि एक 4-5 वर्ष का बालक अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता को जो है काफी अत्यधिक प्रेम करता है, तो फ्रायड के अनुसार जो है कौन सा शब्द सही होगा? परायम, नार्सिसिज्म, ऑडिपस ग्रंथि या इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो लड़कियों में होती है, ठीक है, जबकि ऑडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है, इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑडिपस ग्रंथि की वजह से जो बच्चा होता है छोटा सा वो अपनी माँ से प्रेम करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से जो है जो छोटी छोटी बेटियां होती हैं वो अपने पिता से प्रेम करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न आसान सा है। थॉर्नडाइक ने जो है गौड़ नियमों में, मतलब गौड़ नियम दिए है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही नहीं है, इसी वजह से डी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको पता होना चाहिए इन्होंने 8 नियम दिए थे, 3 आपके प्राथमिक नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। प्रभाव का नियम कि जो व्यक्ति यानी जो चीज जिस हिसाब से हमें प्रभावित करेगी हम उसी हिसाब से काम करेंगे, अन्यथा काम करेंगे नहीं करेंगे। इसी वजह से प्रभाव के नियम को सुख व दुख का नियम, दंड व पुरस्कार का नियम, संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। तत्परता का नियम वह नियम होता है, इसमें कहा जाता है कि बच्चा हो या घोड़ा हो, इसमें जो है उदाहरण आता है, घोड़ा जो होता है उसका मालिक खींच करके उसको तालाब पर ले जाता है, तो घोड़ा पानी जरूर पिएगा जब उसका मन होगा, अन्यथा वो नहीं पिएगा।
ठीक है, तो तत्पर होना, यानी बच्चा क्लास में बैठा है, अगर उसको पढ़ने का मन होगा तो पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। गौड़ नियम की बात करें तो 5 गौड़ नियम थे: बहुवचन क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य रूपांतरण का नियम। ठीक है। अगला, स्कूटर चलाने के बाद कार चलाना, ये किस प्रकार का अधिगमंत्रण है? क्षैतिज, धनात्मक, ऊर्ध्व या द्विपार्श्विक? तो यह आपका ऊर्ध्व अधिगमंत्रण होता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता, यानी कम्युनिकेशन में जो अक्षमता होती है वो क्या होता है? होता है डिस्फेजिया। ठीक है, रख लीजिए डिस्ग्राफिया। मैंने बहुत बार बताया डिस्ग्राफिया क्या होता है कि डिस्ग्राफिया ग्राफ यानी लिखने से जुड़ा हुआ, ग्राफ की बात है लिखने से। डिसलेक्सिया, लक्ष्य लक्ष्य साबुन लगा करके हमने नहाया और पठन संबंधी हमारी योग्यता खत्म हो गई। डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेटर की बात आ रही है, यानी गणितीय योग्यता से। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि या सामूहिक परिचर्चा विधि? तो जो आपका व्याख्यान विधि है ये आपका प्रजातांत्रिक विधि नहीं होता है। ठीक है। देखिए, दो प्रकार की विधियां हैं, प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक विधियों में क्या होता है, यानी इसमें सब लोग जुड़ते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, ऐतिहासिक खोज विधि में, अन्वेषण विधि में, सामूहिक परिचर्चा विधि में। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष में कौन सा स्तर संबंधित नहीं? व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आग्रहण या ज्ञान? तो बड़ा ही तगड़ा यह प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए ब्लूम जो थे इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। और ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, जो प्रश्न है कि ब्लूम के भावनात्मक वर्गीकरण में कौन सा नहीं आ रहा है, तो बताएं भाई आप लोग कौन सा नहीं आ रहा है। अच्छा प्रश्न है, बाकी मुझे तो पता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा ज्ञान। ज्ञान जो है ये आपका भावनात्मक पक्ष से नहीं जुड़ा हुआ, ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? ये ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष को 7 भागों में ब्लूम ने बांटा था। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। 7 भागों में बांटा था ज्ञान को, ज्ञानात्मक पक्ष को। ठीक है, तो ये था ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावनात्मक पक्ष को बांटा गया 5 भागों में: ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन, व्यवस्था, मूल्य समूह का विशेषीकरण। सबसे ज्यादा एग्जाम में ज्ञान वाला यानी ज्ञानात्मक पक्ष ही पूछा जाता है। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा: सहज क्रिया अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त संप्रेषण। देखिए, जो स्तर के आधार पर बहुत बार बांटा गया है, शिक्षण कितने प्रकार का होता है? स्तर के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। रट लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कौन कौन सा? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला है, देखिए यही प्रश्न आ गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर और अवबोध स्तर। मैंने आपको भी बताया था, स्मृति स्तर, बोध स्तर और आपका जो परावर्ती होता है ये चिंतन स्तर कहलाता है। जैसे अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन, अधिगम प्रक्रिया जो होता है ये उद्दीपन यानी उद्दीपक से जुड़ा हुआ है और के बीच संबंधित होता है, तो ये अनुक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, एसआर थ्योरी जो होता है वो एस मतलब होता है उद्दीपक, आर मतलब होता है रिस्पांस, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपका किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। और इसी का उल्टा आरएस थ्योरी स्किनर ने दिया था। सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया था। एसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने दिया था। एसओआर थ्योरी के लिए एक प्रश्न बनता है कि एसओआर थ्योरी किसने दिया था? तो व्यवहारवादियों ने दिया था। एग्जाम में वुडवर्थ नहीं आएगा तो व्यवहारवादी लिख के आ जाएगा। लोग वाटसन लगा करके आ जाएंगे तो गलत है आपका। ठीक है, मैंने काफी बार बताया, लेकिन लोग जो है अपना दिमाग लगाते हैं तो गलती कर देते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये है आपका समस्या समाधान। समस्या समाधान शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करना है। समस्या समाधान विधि के सोपान है: प्रकरण का चयन करना, आंकड़ों को जो है संकलित करना, समस्या का स्पष्टीकरण, परिकल्पना का निर्माण और निष्कर्ष और मूल्यांकन। ठीक है,
ये हमारे 2 पेपर हो जाते हैं। 18वां पेपर है, बहुत जल्दी-जल्दी बताऊँगा, कुछ भी मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ। मनोविश्लेषण सिद्धांत नहीं, मनोविश्लेषण सिद्धांत आपका जो है फ्रायड महोदय ने दिया है, ठीक है? मनोविज्ञान शाला कहाँ है? इलाहाबाद में है। लिखा है जो संबंध स्किनर का चूहों से, थांडाइक का बिल्ली से, तो कोहलर का, कोहलर ने जो वनमानुष्य प्रयोग किया था। अधिगम पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। तो अधिगम पठार जो है मैंने आपको बताया था कि अधिगम जो इसमें रुक जाता है तो ये होगा आपका अधिगम में अवरोधन, अवरुद्ध वर्धन, ठीक है? यानी इसमें ना कोई प्रसार हो रहा है, ना उन्नत हो रही, ना उन्नत हो रही है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसकी है? स्किनर महोदय की है, काफी बार मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर देखिए छात्रों के, अगर छात्र अच्छा व्यवहार सीख लेंगे तो कैसे सीखेंगे? जब तक हम उनके सामने अच्छा व्यवहार नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो इसी वजह से डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। समस्या समाधान, लक्ष्य प्रवणता, लक्ष्य प्रवणता की बात आती है तो यहाँ पे हाल महोदय आ जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण से यानी माइक्रो टीचिंग से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो डेविड ह्यूम जो है ये नहीं जुड़े हुए हैं। बुश, डीडब्ल्यू एलन और एचिसन जो है ये आपके माइक्रो टीचिंग से जुड़े हुए हैं। देखिए ये प्रश्न दोबारा रिपीट होकर के आया। अभी इससे पहले हम लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं कि शिक्षण के स्तर, तो 3 स्तर हैं आपके, स्मृत स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो यहाँ पर जो है कौन सा नहीं है? अवबोध स्तर है, स्मृत स्तर है, परावर्ती स्तर है, दूरवर्ती स्तर आपका नहीं होगा। इसी वजह से आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो शिक्षण के स्तर है ना, इसको याद कर लीजिए। स्मृत स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृत स्तर को मेमोरी लेवल, बोध स्तर को अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर को मनन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। रिफ्लेक्टिव यानी परावर्ती लेवल। देखिए एक चीज आपको याद कर लेना है कि शिक्षण की पंचपदी प्रणाली जो है हार्वर्ड महोदय दिए थे। इन्होंने 5 पद दिए थे। कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध और आपका सामान्यीकरण और प्रयोग, ये 5 पद दिए थे, ठीक है? पहला, निम्न में से कौन सी जनतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्यान, व्याख्यान देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में वृद्धि करती है। दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यदि कोई उपार्जित अवस्था उत्पाद नहीं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए प्रश्न के अनुसार, देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शामिल नहीं किया जाता, सबको शामिल किया जाता है। ये प्रश्न देखिए दोबारा आ चुका है। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लेंडरर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है। देखिए फ्लेंडरर, FIACS, फ्लेंडरर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, यही तो बात है। तो यहाँ पर जो है कथन थे 3, मैंने आपको बताया था, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन। तो यहाँ पे आपका अभिभावक कथन नहीं होगा, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। देखिए संभाषण या संप्रेषण की लघुत्तम इकाई जो होती है ये रूपग्राम होती है, जबकि बोले जाने वाली भाषा में ध्वनिग्राम होता है, ठीक है? संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना, और बोलना खाली आप बोल रहे हैं तो आपका ध्वनिग्राम। हम करके सीखते हैं। डॉक्टर में महोदय बहुत सारे लोग सिंपसन लगाते हैं, लेकिन नहीं, यही वाला सही होगा। देखिए शिक्षण का स्तर नहीं है, बोध, स्मृत, चिंतन तो है ही, वर्णन नहीं होगा। स्मृत के प्रतिपादक है हर्बर्ट, बोध के मॉरिसन और चिंतन के आपके हंट। देखिए शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, या उपरोक्त सभी। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया होगा आपका यहाँ पे। एक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देख करके बालक डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। अनुक्रिया सामान्यीकरण। लिखा है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देख करके डरने लगता है, यह प्रक्रिया अनुक्रिया के सामान्यीकरण अनुबंधन के कारण होती है। शिक्षण विधि का चयन करते समय व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भेद का ध्यान रखना चाहिए। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है,
सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिक खेलों में। देखिए सामूहिकता तो बच्चों में आ ही जाती है, अभिवृद्धि में स्थिरता जो है आने लगती है, समूहों में खेल खेलने लगते हैं, जिज्ञासा की कमी यही होगा। सृजनात्मकता, देखिए सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है तो अभिप्रेरण जो है ये संबंधित नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्भावन, आयोजन, प्रबोधन ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, तो वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण होता है ये होता है शारीरिक विकास। सीखना एक प्रकार का व्यवहार है। देखिए सीख करके हम अपने व्यवहार में संशोधन करते हैं, इसी वजह से सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए स्किनर, स्किनर जो थे इन्होंने प्रयूष प्रसूत अनुबंधन की बात की है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में उपपरीक्षण कितने थे, तो ये 5 उपपरीक्षण थे। ठीक है, 1955 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा कुछ विदेशी तथा कुछ स्वनिर्मित परीक्षणों को सम्मिलित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूलन एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया, जिसमें 5 जो है उपपरीक्षण थे। कौन कौन से थे? कोह ब्लॉक टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलांग टेस्ट, आकृत चित्रण, अंक तत्काल स्मृत टेस्ट और चित्र रचना टेस्ट। ठीक है, किंडरगार्टन विधि किसने दिया है? फ्राइबल महोदय ने, सभी को पता है। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? ये है आपके थार्न महोदय। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो देखिए छात्र के अवांछित व्यवहार में संशोधन के लिए हम लोग छात्र को दंडित करेंगे, उसे नजरअंदाज करेंगे, उसे माता पिता को बताएंगे, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना, यही होगा। पॉजिटिव है आपका। डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? पठन योग्यता से, मैंने आपको काफी बार बताया है। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि सभी को पता है किसके लिए है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए। क्या बताएं हम इसमें? CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, रट लीजिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये किसके लिए होता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए। परामर्श का तत्व नहीं है, परामर्श का तत्व नहीं है साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या संप्रेषण। प्रोफेशनल वृद्धि परामर्श का तत्व नहीं है, जबकि साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण ये होता है। साक्षात्कार सॉरी परामर्श, यानी जब आप किसी के पास परामर्श लेने जाएंगे तो उससे साक्षात्कार तो होगा ही ना हमारा, विश्वास होगा तभी तो हम उसके पास जाएंगे, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन तभी तो होगा जब परामर्श लेने जाएंगे। ठीक है, 2018 का पेपर कंप्लीट हुआ। 2017 का और 2021 का जो पेपर है पूरा हूबहू है, एक भी प्रश्न नहीं बदला है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। क्रेसमर ने निम्न में से प्रमुख यानी कितने प्रकार बताए हैं? तो सभी बताए हैं, मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा है एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। टीएटी जो होता है अक्षमता के लिए होता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग 2021 में बात कर चुके हैं, पूरा पेपर है। संगणन का सिद्धांत स्मृति से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है? अधिगम वक्र में पठार बनता है। ठीक है, किसमें? थकान के कारण बनता है भाई। दर्पण चित्रण किसके लिए होता है? अधिगम अंतरण के लिए। क्लाउड परीक्षण व्यक्तित्व के लिए होता है, मैंने आपको बताया था, बी वाला ऑप्शन। निम्न में से विभिन्न कौन सा है? रेमन का परीक्षण। देखिए ये जो माध्यिका सेम वही एक एक प्रश्न जो है 30 के 30 प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। 9.5 आएगा, मैंने आपको बताया था। सम होता है तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। सूझ का सिद्धांत थांडाइक महोदय दिए हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग होते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। लोग सोच रहे होंगे कि प्रश्न रिपीट नहीं होता है, पूरा पूरा पेपर रिपीट हो रहा है भाई, पूरा पूरा पेपर। ठीक है, इसी वजह से मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले 2021 में काफी अच्छे से बताया है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, बुद्धि लब्धि 160 होगी। देखिए मंद बुद्धि के लिए यहाँ पर स्तर मैंने आपको बताया 80 से 90। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न है रोसा इंक ब्लड टेस्ट किसने दिया है? ये व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। विस्मृत का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, तो यहाँ पे सांख्यिकी होगा।
शैक्षिक लब्धि, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि सिरिलबर्ट। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर अभिक्षमता जो नहीं होता है, बाकी विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत नहीं है, मतलब बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो प्रत्यागमन का एक एक प्रश्न जो है रिपीट है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि। संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी होते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला m/CA/100 होता है। चिंतन सोच, ठीक है, यह विचारात्मक सोच के बारे में जॉन डीवी ने बताया है। इसकी बात हो चुकी है। मूल प्रवृत्ति की विशेषता सभी प्राणियों में यही होता, यही वाला होगा। सीखी गई बात को ध्यान करना तथा पुनः स्मरण करना, ये आपका क्या होता है, विस्मरण होता है। आगमनात्मक तर्क में कौन शामिल नहीं है, कल्पना। लीजिए आपका पेपर जो है 2017 का खत्म हो गया। 2021, 2019, 2018, 2017 खत्म। अब थोड़ा सा मेहनत करने की बारी है 2016 पे। देखिए जो देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है। 2017 और 2021 का पूरा पूरा पेपर रिपीट है। 2016 की बात करते हैं। देखिए, थांडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थांडाइक महोदय आपके व्यवहारात्मक थे, ठीक है, व्यवहारवादी थे, इसी वजह से व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगला है सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? देखिए व्यवहारवादी आपके कौन कौन से थे, मैं आपको बता देता हूँ। थांडाइक थे, ठीक है, स्किनर थे, और ठीक है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक? तो ये प्रगति के सूचक होते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा व वाल्टर द्वारा व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया। बंडूरा का मानना है व्यक्ति समाज में रह करके ही सीखता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण कितनी बार रिपीट हुआ है? अधिगम अंतरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिरर मतलब दर्पण परीक्षण जो है, दर्पण चित्रण परीक्षण जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका अधिगम अंतरण से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो माध्यिका जो होता है ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राइव मैप। देखिए टीएटी, टीएटी और क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राइव मैप जो टेस्ट है ये आपके प्रक्षेपी विधि है, जबकि 16 पीएफ आपका अप्रक्षेपी विधि है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं हैवी घ्रस्ट। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट जेम्स हैविघ्रस्ट ने विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का प्रतिपादन किया था एवं व्यक्ति के जीवन काल की विकासात्मक प्रक्रिया को 6 महत्वपूर्ण भागों में बांटा। अगला है सृजनशीलता की पहचान करने हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ये थे टोरेंस महोदय। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है बहुत ही तगड़ा है कि सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस ने किया था। टोरेंस सृजनात्मक परीक्षण का अनुकूलन भारत में बाकर मेहदी ने किया। इन्होंने देखिए, इन्होंने सृजनात्मकता के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया, शाब्दिक सृजनात्मकता और अशाब्दिक सृजनात्मकता। शाब्दिक सृजनात्मकता में धारा प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता, जबकि अशाब्दिक सृजनात्मकता में विस्तारण और मौलिकता आती है। मैंने एक जो है आपको बताया था कि धारा प्रवाह, ठीक है, यहाँ पर धारा प्रवाह होता है, ठीक है, फिर विस्तार होता है। एक प्रश्न था वहां पे, उसको एक बार जरा देखते हैं। ये देखिए रिपीट है सारे क्वेश्चंस आपके। ये धारा प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ठीक है, ये वही है।
देखिए, अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है, तो प्रभाव का नियम शामिल होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अन्वेषण के ऊर्ध्वपागम का उपयोग होता है केस अध्ययन में। जब एक परिस्थिति का सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में यूज होता है, तो आपका अधिगम अंतरण होता है। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? वहां पर जो मैंने आपको जी वालस बताया था, थोड़ा गड़बड़ है, वहां पर टोरेंस होगा। तो उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है, वो होता है आपका उपक्रम। देखिए, चरण है, याद कर लीजिए। जी वालस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन, जो सृजनात्मकता चिंतन के चरण है, वो है उपक्रम, तैयारी करना, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमापीकरण। ठीक है, रट लीजिए। टॉरेंस ने जो बात की थी, प्रवाह, ठीक है, प्रवाह वाला था ना, वो याद कर लेना है आपको। और यहाँ पर जो है वालस ने 4 चरण दिए थे, उपक्रम, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमापीकरण। देखिए, दोनों जो है उ ऊ है, पहले के उ, दूसरा भी उ, उपक्रम और उद्भवन। तीसरा है प्रबोधीकरण यानी प्रबोधन, या चौथा है प्रमापीकरण। रख लीजिए। प्रयत्न हुआ भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आल्पोर्ट महोदय, काफी बार मैंने ये परिभाषा बताई है आपको। सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन जो है नकारात्मक होगा। ठीक है, लिखा है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, स्वर विज्ञान होता है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना या तर्क करना। तो तर्क करना नहीं होता है, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान, ये आपके स्मृति के आयाम है। टीएटी किसने दिया है? मरे ने दिया, मैंने आपको बताया है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? ये होता है कुंठा। ठीक है, क्या होता है? कुंठा होता है। आंख के रंग का कारक कौन होता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। तो आंख का कारण आनुवंशिकता होता है। माता पिता की आंखें जैसी होती हैं, अधिकतर उनके बच्चों की आंखें भी वैसी होती हैं। आधार आयु किससे जुड़ा हुआ है? ये बुद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि छात्र घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा गुस्सा दिखाता है, तो ये क्या होगा? विस्थापन होगा, यानी अपना गुस्सा दूसरे पर निकाल देना। सीखने के गेस्टाल्टवादी कौन है? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो मैंने आपको बताया कोहलर है। अगला प्रश्न है इरोज। देखिए, मैंने आपको बताया है जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक महोदय दिए हैं। और इन्होंने 2 प्रकार के मूलक बताए थे, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। जीवन मूलक को इरोज और थेंटोज यानी थाइनोज। थाइनोज का जो ग्लव्स था वो मारता था तो सबकी हालत खराब हो जाती थी। तो थेंटोस जो था वो मृत्यु मूलक था। तो इरोज आपका जीवन मूलक से, थेंटोज आपका मृत्यु मूलक से जुड़ा हुआ है। अहम, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि फ्रायड महोदय ने 3 प्रकार के मन बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्ध चेतन मन। इन इन मनों के आधार पर इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की। तो यहाँ पर प्रश्न है अहम, यानी ईगो जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? सुख के सिद्धांत से, वास्तविकता के सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से या सामान्य सिद्धांत से? तो मन के आधार पर देखिए, यहाँ पर जो है इड, ईगो, सुपर ईगो में बांटा गया था। अहम जो होता है वास्तविकता पर आधारित होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पराहम आदर्शवादी, इदम जो है आपका, इदम एवं अहम को, इदम जो है अहम को, पराहम जो है आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और ये इदम और अहम को नियंत्रित करता है। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई अगर दे दी जाए तो क्या होगा? भूख कम हो जाती है। भूख कम हो जाती है। अगर प्रश्न है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बालक 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी है? फार्मूले में लगता है कि 12 वर्ष आ जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में होता है सभी, मस्तिष्क, मेरुदंडु या मस्तिष्क और मेरुदंडु?
इसका जो है पहला वाला ऑप्शन से होगा, सभी होगा। मनोग्रसित बाध्यता विकृति है मनोविच्छेदी विकृति, समायोजन विकृति, चिंता विकृति या काया प्रतिरोध। तो मनो मन से जुड़ा हुआ है तो आपका चिंता विकृति होगा। अंतिम प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? युंग महोदय ने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो याद करने की चीज है मैं आपको बता दूं, शिक्षण के 3 स्तर थे। कौन कौन से? बोध का स्तर, चिंतन का स्तर और स्मृति का स्तर। रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। वुडवर्थ ने जो है स्मृति के 4 अंग बताए थे, सीखना, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना और पहचानना। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और हमने बात की थी जी वालस ने जो है चार जो है क्रम बताए थे, उपक्रम, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमापीकरण। सृजनात्मक चिंतन के जो चरण थे वो जीवालस ने बताए थे। 4 चरण बताए थे। कौन कौन से? रट लीजिए, उपक्रम, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमापीकरण। और पंचपदी प्रणाली के मैंने आपको क्या क्या बताए थे? प्रस्तावना था, प्रस्तुतिकरण था, तुलना या संबंध करना, और आपका क्या था चौथा? चौथा था आपका सामान्यीकरण और प्रयोग। पांचवा था। देखिए 2015वां हमारा पेपर है, 2015 का जो पेपर है उसे देख लेते हैं। लिखा है के अनुसार, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ये वुडवर्थ महोदय ने क्या है। अगला है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए हुए। किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। मनोलैंगिक विकास में सुसुप्तावस्था का वर्ष क्या होता है? 2 से 5 वर्ष, 6 वर्ष, 18 से 20 या 20 से 22 वर्ष। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो बताएं आप लोग। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में जो अवस्थाएं थी वो सिगमंड फ्रायड ने दिए थे। ठीक है, और इसमें 5 अवस्थाएं थी। ठीक है, मुखावस्था जन्म से 1.5 वर्ष की, गुदावस्था 1.5 से 3 वर्ष की, लिंग प्रधान अवस्था आपकी 3 से 6 वर्ष की, अव्यक्तावस्था 6 से 12 वर्ष की, जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष से अधिक की थी। ठीक है, तो जो आपका सुप्तावस्था यानी जो अव्यक्तावस्था, ये 6 वर्ष से अधिक की अवस्था थी। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है आपका लिंग प्रधान अवस्था में पाया जाता है, जो कि 3 से 6 वर्ष की थी। ठीक है, नार्सिज्म की प्रवृत्ति होता है स्वयं से प्रेम करना, जो कि सहसावस्था में होता है। देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये एरिक्सन महोदय ने दिया है। इदम, अहम और पराहम की बात किसने की है? फ्रायड ने की है। अभी मैंने आपको बताया था। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ये स्किनर द्वारा है। देखिए, स्किनर की जो पुस्तकें हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, वर्बल बिहेवियर, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मैंने आपको बताया है। माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं। देखिए, प्रसार नहीं होगा। ठीक है, अधिगम में प्रथम भूल का सिद्धांत थांडाई ने दिया है। निम्नलिखित में मापनों के स्तर में सबसे अच्छा होता है अनुपात मापनी। लिखा है कौन सी व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था 16 पीएफ जो होता है ये अप्रक्षेपी विधि है। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने दिए हैं। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंध बनाने की आवश्यकता, ठीक है, और सम्मान पाने की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता जो होती है ये निम्न स्तर की, आत्मसिद्धि की आवश्यकता उच्च स्तर की। अभी देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधिकारी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी, पीयूष। तो पीयूष जो होता है ये आपकी मास्टर ग्लैंड है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? ये दिए हैं युंग महोदय। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? ये है यौक्तिकीकरण का। यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। ठीक है, यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। इसमें व्यक्ति अपने अयुक्तिक संगत व्यवहारों को युक्ति संगत, तर्क संगत व्यवहार के रूप में परिणित कर अपने आप को संतुष्ट करने की जो है मानसिक तनाव, मतलब संतुष्ट करता है।
कि अंगूर खट्टे हैं तो हमको नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से हम कहेंगे यार अंगूर खट्टे हैं, इसी वजह से हम नहीं खाएंगे। तो मतलब अपने मन को संतुष्ट करता है यौक्तिकीकरण के अंतर्गत। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्क्रीन ने दिया है, कितनी बार मैं बताऊंगा। औसत बुद्धि वाला बालक 90 से 110 होता है। कितनी बार बताएं? 140 प्रतिभाशाली, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 20 से कम जड़ बुद्धि। बंडूरा का कथन है, बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। बच्चे निरीक्षण करके समाज में सीखते हैं, इसी वजह से इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात आ रही है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। अमूर्त व परिपक्व चिंतन किस अवस्था में होता है? ये होता है औपचारिक जो अवस्था होती है उसमें होता है, और ये अंतिम अवस्था होती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, मूर्त चिंतन मूर्त अवस्था में, अमूर्त चिंतन औपचारिक अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। 19वां प्रश्न हमारा, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है कौन? वंशानुक्रम होता है। अब सोच रहे होंगे कि मैं पेपर ही हल करा रहा हूँ। बिल्कुल पेपर ही हल करा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके रिपीट होंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये मार्ग अंतरीकरण के द्वारा। प्रत्ययों को प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रकार की संचयी प्रक्रिया है। भूलने का कारण नहीं है शिक्षक की योग्यता होगा भाई, मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव और सीखने की मात्रा, ये होते हैं। भूलने का कारण नहीं है। भूलने का कारण शिक्षक की योग्यता थोड़ी भूलने का कारण होगा। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता कैसी होती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। जी कारक यानी जनरल फैक्टर सामान्य कारक, एस मतलब स्पेशल फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। तो जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो समस्या समाधान करने की उसके पास क्षमता होती है, यह आपका सामान्य कारक होता है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता बहुत ही तगड़ा ये प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वैतत्व का जो सिद्धांत है ये कौन दिए हैं? ये दिए स्पीयरमैन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता पुनः स्मरण। व्यक्ति में जो मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन होता है, उसे पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करना, ये व्यक्तित्व होता है। ठीक है, ये गतिशील संगठन की जो परिभाषा है ये आल्पोर्ट महोदय ने दिया है। देखिए यहाँ पर खाली व्यक्तित्व को पूछ लिया गया, वहां पर परिभाषा में मनोवैज्ञानिक को पूछा गया था। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, महिला में बता दो भाई। महिला में एक्स वाई होते हैं, एक्स वाई नहीं एक्स एक्स होते हैं। लिखा है प्राप्तांकों के समूह का बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और ऊपर के समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या होता है? मध्यांक होता है। ठीक है, अगला है आवृत्ति विवरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। आकृति, गुम्फाक्षर, स्तंभाकृति, स्वलिखित। देखिए ये जो आकृतियां होती है ना, ये हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये आपका स्तंभाकृति होता है, बाकी ये कुछ नहीं होगा। तो हमारा 2014 का पेपर है। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, नहीं, शोधन नहीं होता है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना वंशानुक्रम है, यानी आपके पहला, दूसरा और तीसरा जो है, मतलब चौथा है, ये प्रश्न के अनुसार जो है गलत है, और सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। सहचर्य के नियम कौन है? समानता का नियम, वैमनस्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी। अरस्तु ने सहचर्य के 3 नियमों, समानता का नियम, विरोध यानी वैमनस्य का नियम और समीपता का नियम दिया।
इन नियमों को अरस्तू ने प्राथमिक नियम की संज्ञा दी। देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? सीखना है। मैंने आपको बहुत बार ये परिभाषाएं बताई हैं। अभी प्रश्न मैंने आपको बताया था, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या होती है? आत्मकेंद्रित, अहंकारी, नार्सिज्म या हिप्नोटिज्म। तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति जो है, ये नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। लिखा है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इन जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां देना है। तो ये होगा वातावरण। जहां पर वंशानुक्रम और वातावरण की बात आएगी, वहां पर यही सही होंगे। अगला है, पूरी आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिए, आप चाहे जितने मोटिवेट हो, हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। प्रश्न है हमारा, बालक एक पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, रूसो का या रॉस का? तो ये कथन है रूसो का। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो ये बालक का होता है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? तो ये होगा आपका निगमनात्मक चीजों से, निगमनात्मक तर्क से। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है, अमूर्त से मूर्त की ओर। ये जो निगमनात्मक होता है, इसमें सबसे पहले नियम, बाद में उदाहरण आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? और निर्भरता इस शैशवावस्था से जुड़ा हुआ है। सामूहिकता की भावना ये बाल्यावस्था से, धार्मिकता आपका किशोरावस्था से, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति शैशवावस्था से होता है। देखिए, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो ये होगा उपरोक्त सभी। 114 से अधिक जिनका आईक्यू होता है, वो कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, सामान्य होते हैं, प्रतिभाशाली। तो अभी बताया था प्रतिभाशाली। मंदबुद्धि वाले आपके 80 से 90, सामान्य बुद्धि वाले 90 से 110। ठीक है। मूर्ख होता है आपका 60 से 69 के बीच में। जड़ बुद्धि 20 से कम या 25 से कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन है प्रो एंड प्रो का। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक ने, मैकडूगल ने, कोहलर ने या पावलाव ने? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपके थांडाइक महोदय दिए हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सन 1913 में। उसी पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया गया। ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी या एसआर थ्योरी कहते हैं। एस मतलब होता है स्टिमुलस और आर मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है। तो एस होता है आपका स्टिमुलस, आर होता है रिस्पॉन्स। इसी आधार पर जो है इन्होंने सबसे पहले उद्दीपक की बात की। उद्दीपक वह वस्तु होती है जो मतलब क्रिया कराने के लिए बाध्य करती है। जैसे जो आपकी भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया सिद्धांत में, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। तो भूखी बिल्ली को मछली दिखाई गई, तो भूख लगी थी, उसको मछली खाना अच्छा लगता था। तो उद्दीपक वह चीज होती है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए, क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थांडाइक महोदय ने दिया था। थांडाइक आपके व्यवहारवादी थे, रट लीजिए। और इसी का उल्टा अगर बात करें, उसे आरएस थ्योरी कहते हैं। आरएस थ्योरी होता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि आपके स्किनर महोदय दिए थे। ठीक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी पुस्तक है।
रट लीजिए। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, इनके सिद्धांत को अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत आपका कौन कहलाता है? प्रयासों त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। अगला है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग दंड नहीं होगा। देखिए, दंड की बात नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद होती है वह क्या होता है? उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रारंभ में तीव्र यानी उन्नत हो रही है, उन्नत उन्नत, तो इसी वजह से ये आपका उन्नतोदर वक्र आपका कन्वेक्स कर्व कहलाएगा। ठीक है, और उन्नतोदर वक्र को ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। ऋणात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि बाद में जो रिजल्ट होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। प्रारंभ में उन्नत हो रही है यानी तीव्र हो रही है, इसी वजह से उन्नतोदर वक्र कहते हैं। इसे कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, उत्तल वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र इसका उल्टा होता है, सरल रेखी वक्र। आपको पता होना चाहिए, सरल रेखी वक्र में एक सीधी रेखा बनती है। सीखने की गति हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा वक्र कभी भी मिलता नहीं है। इस आकार का वक्र आपका मिश्रित वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता। दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता, संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान एक जैसे होते हैं। बी वाला ऑप्शन है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही है यानी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य को रक्षा करना, कुसमायोजन का निवारण, दोनों सही होंगे यहाँ पे। अब देखिए, लिखा है निम्न में से 7 छात्र दिए हैं। 7 हैं, 7 छात्र हैं, तो मतलब यहाँ पे नया फार्मूला लगेगा। माध्यिका निकाल ली है, तो मैंने आपको बताया था माध्यिका जब सम वाला होगा तो वो वाला सम वाला फार्मूला लगा देंगे स्टार्टिंग में। और यहाँ पर जो है विषम है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलती नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख देंगे। और ये 7 पद है ना, 7 पद, 7 मतलब विषम होता है, तो विषम के लिए फार्मूला होता है माध्यिका निकालने के लिए n+1/2 वां पद। तो 7 है, n की जगह पे 7 रख देंगे, एक जुड़ना है और नीचे 2 है। 7 और 1 8 होता है, 8/2, 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो चौथवा पद, तो यहाँ पे जब हमने चौथा पद देख लेंगे, 1 2 3 4, ये चौथा पद है। रुचि का संबंध होता है योग्यता अवधान। ठीक है, रुचि का संबंध जो है ये आपका अवधान से होता है। बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है ये। अब देखिए, ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय को अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना, ये होता है सीखने का स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लिया जाए तो आपका ये होता है अधिगम अंतरण। ठीक है, देखिए अधिगम अंतरण जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अधिगम अंतरण। धनात्मक क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो आपका धनात्मक हो जाएगा। जैसे हिंदी सीखने के बाद भोजपुरी सीखना। ठीक है, अब क्षैतिज इनको भी जो है धनात्मक जो अधिगम अंतरण है इसको 3 भागों में बांटा गया। क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण और द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। क्षैतिज अधिगम अंतरण क्या होता है कि एक सरल सेम टू सेम एक सरल परिस्थिति है, उसी के समान थोड़ा सा उच्च लेवल की जब परिस्थिति हम सीखते हैं यानी उस लेवल में अपना ज्ञान का यूज करते हैं। जैसे सरल जोड़ के बाद कठिन जोड़ सीखना क्षैतिज है। ऊर्ध्व में मतलब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, ऊंची परिस्थिति में पहुंच जाए। जैसे बाइसिकल चलाने के बाद, साइकिल चलाने के बाद जो है आपका कार चलाना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण होता है कि हमारा शरीर है ना, इस भाग से इस भाग में ज्ञान का अंतरण जो होता है, दाएं भाग से बाएं भाग में, बाएं भाग से दाएं भाग में जब शरीर में ज्ञान का अंतरण होता है तो आपका द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण होता है। ऋणात्मक अधिगम अंतरण की बात करें कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक नहीं होता है तो आपका वो ऋणात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे हिंदी के बाद अंग्रेजी सीखना, संस्कृत के बाद अंग्रेजी सीखना। और उसके बाद बात आती है शून्य अधिगम अंतरण की।
शून्य अधिगमंत्रण यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान ना तो बाधक बने ना ही सहायक बने, तो आपका जो है शून्य अधिगमंत्रण है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे पढ़ना, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान होता है उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो पावलाव द्वारा प्रतिपादित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है, क्योंकि पहले उत्तेजना किसी विशेष अनुक्रिया का हिस्सा होती थी तथा अंत में यही व्यवहार का कारण बनती है। सीखी हुई स्मृति, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग है वुडवर्थ महोदय। देखिए, निम्न में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, तो उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है, मूल प्रवृत्तियों से, मैंने आपको पहले ही बताया है। अवप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग होता है, आवश्यकता। ठीक है, देखिए अवप्रेरणा के 3 प्रमुख स्तर होते हैं, चालक, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन या उद्दीपन, रट लीजिए। अगला है विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर, विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, रास महोदय ने कहा है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, रख लीजिए। अब हम लोग 2013 और उसके बाद 2011 2 पेपर और हैं, काम खत्म है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, तो यहाँ पर होगा वैधता। ये प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है। थ्रस्टन तथा लिंकर्ट जो है किससे जुड़े हुए हैं, बुद्धि से, अभिवृद्धि से, मूल्य से या व्यक्तित्व से, बताएं आप लोग। थ्रस्टन तथा लिंकर्ट जो है निम्न में से किससे संबंधित है। थ्रस्टन तथा लिंकर्ट आवृत्ति के मापन से जुड़े हुए हैं। आवृत्ति किन्हीं परिस्थितियों, व्यक्तियों, वस्तु के प्रति संगत ढंग से प्रतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता है, जिसे सीख लिया गया तथा जो व्यक्ति के द्वारा प्रतिक्रिया करने की विशेष ढंग से बनाया गया है। अगला है उत्सुकता। उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है, तो यह सृजनात्मकता का है। देखिए, सृजनशील बालकों की विशेषताएं, कल्पनाशीलता, मौलिकता, संवेदनशीलता, लोचशीलता, नमनीयता, उत्सुकता, कार्य में निष्ठता, समस्या समाधान की योग्यता और दृढ़ निश्चय। लिखा है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। मितव्ययिता की बात नहीं थी। देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनात्मकता के अंतर्गत प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार आते हैं। 4 तत्व हैं, हम लोगों ने पहले ही बात की है, रट लीजिए। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार। गहने निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं, अधिगम का श्रेणीकरण, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबलन। तो ये श्रेणीकरण से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 8 प्रकार के इन्होंने स्तर बताए थे। पहला स्तर संकेत, दूसरा स्तर उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा श्रृंखला, चौथा आपका शाब्दिक सहचर्य, पांचवा विभेदात्मक, छठवां आपका संप्रत्यय, सातवां आपका नियम अधिगम और 8वां समस्या समाधान। निम्न स्तर का आपका संकेत अधिगम होता है, उच्च स्तर का समस्या समाधान होता है। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमिक संबंध, व्युत्क्रमिक संबंध, कालक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंध, कालक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंध, बौद्धिक या कालक्रमिक आयु दोनों प्रत्यक्ष। देखिए, बुद्धि लब्धि आईक्यू होता है। ठीक है, आईक्यू जो है व्युत्क्रम है किसका, कालानुक्रमिक आयु का। इसी वजह से सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान करिए, रट लीजिए। 16 पीएफ फैक्टर जो है किससे जुड़ा हुआ है। 16 पीएफ फैक्टर जो है आरबी कैटल दिए थे या अप्रक्षेपी विधि है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। तरल मोजेक मॉडल, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, आरबी कैटल दिए हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, थ्रस्टन ने कौन सा समूह कारक सिद्धांत दिया है,
गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, स्पेयरमैन ने बुद्धि का एक कारक और द्विकारक सिद्धांत दिया है। एक कारक सिद्धांत नहीं बुद्धि ने स्पेयरमैन ने एक कारक सिद्धांत नहीं दिया, द्विकारक सिद्धांत दिया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है किसने दिया है, कमेंट करके बताइएगा। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी द्विकारक और त्रिकारक जो है वो स्पेयरमैन दिए हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उपयुक्त है, संज्ञानात्मक विकास के लिए तो विद्यालय होता है भाई। अवप्रेरणा का मूल स्रोत क्या है, आवश्यकता। देखिए इससे पहले भी ये रिपीट हो चुका है। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या है, तो ये होता है सीखना, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से नहीं जुड़ा हुआ है, पहचान, धारण, पुनः स्मरणकरण, अनुभूति। प्रश्न रिपीट हो चुका है, वुडवर्थ ने इसके बारे में बताया हुआ है। वुडवर्थ कहते हैं कि 4 कारक होते हैं, सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। मैस्लो के अनुसार, मैस्लो के सिद्धांत को क्या कहते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं इस पर। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व प्रणाली सबसे अधिक होगी, अच्छी होगी, प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब जानते हैं, जो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब सभी को जो है समान भाव से देखना। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, ये अध्ययन का केंद्र बिंदु है। या कथन किसका है, ड्रेवर का। चेस तथा कार्ड निम्न में से किसमें मतलब किससे जुड़े हुए हैं, लड़ाई वाले खेल से, बौद्धिक खेल से, प्रायोगिक खेल से या गतिमान। तो ये आपका बौद्धिक खेल से है। अभिवृद्धि संप्रत्यय है, संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक या ये सभी। तो अभिवृद्धि को अंग्रेजी में एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टस से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है योग्यता या सुविधा। यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। अभिवृद्धि को भी कभी-कभी मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन, दोनों, या तो ए या बी, तो दोनों होगा। देखिए प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है, ठीक है। थांडाई के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण का क्या आधार है, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। चिंतन, कल्पना और विचार के आधार पर 3 भागों में बांटा था, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यक्ष विचारक। ठीक है, रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा और मैंने थ्योरी में इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है, तो ये प्रतीप कार्य जो है ये भूलने का सिद्धांत होता है। लिखा है निम्नलिखित में से, देखिए प्रतीप कार्य सिद्धांत भूलने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई धारणा अथवा अन्य विषय वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव हो। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, भगनाशा, तनाव, संबंध, चिंता। यानी कौन जो है मानसिक लक्षणों को दिखाता है, सिवाय के मतलब मानसिक लक्षणों को नहीं दिखाता है। भगनाशा दिखाता है, तनाव दिखाता है, चिंता दिखाता है, संबंध नहीं दिखाता है। लिखा है कौन सा विकास का काल, अत्यधिक दबाव, तनाव, किशोरावस्था, सभी को पता है। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था भाई। सीखने के वक्र किसके होते हैं, प्रगति के सूचक होते हैं, रिपीट क्वेश्चन है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित किस पर ध्यान रखना चाहिए, ये व्यक्ति विभिन्नता होगा। देखिए व्यक्ति विभिन्नता रिपीट क्वेश्चन है। आप बाल विकास में 30 नंबर ले सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के। कोर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है, तो सृजनशीलतावाद जो है अधिक स्वतंत्रता देता है। भाई सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी लाने के लिए जब तक हम किसी को छोड़ेंगे नहीं ना, फ्री नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। अगला है निम्नलिखित में से स्मरण की विधियां कौन सी हैं, मिश्रित विधि, विजय विचार सहचर, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी। तो यहाँ पर होगा आपका ए और बी। देखिए स्मरण की अन्य विधियां हैं, पूर्ण विधि, आंशिक विधि, मिश्रित विधि, विराम विधि, अविराम विधि, सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, विचार सहचर विधि, वाचन विधि और निरीक्षण विधि।
अब हमारा अंतिम पेपर है, यानी सारे पेपर हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। देखिए 2021 का पेपर, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ये हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की गुणा अगर 30 से करेंगे तो 240 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये नवा पेपर पढ़ेंगे यानी 270 क्वेश्चन। 270 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से आपको मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। समझ गए? चलिए बिना समय गवाए हुए अपना 2011 का पेपर करते हैं। लिखा है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास को विकास होगा, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता यही होगा। श्याम पट पर लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अच्छी लिखावट होना चाहिए, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो सबसे महत्वपूर्ण है लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे उसके अभिभावकों को बताएंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव जो है, जो पॉजिटिव होगा वही सही है। विद्यालय में अब विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? तो सस्वर अधिगम द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के प्रति विद्यार्थी को तैयार करना। अगला है विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी होता है। ये होता है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उनका उचित प्रबंधन करना। लिखा है आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने को बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, तो उन्हें धन्यवाद देंगे। भाई जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल हुई है। यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है। इसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी असंगत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो उसको जो है आप बाद में उसके प्रश्नों का जवाब दे लेंगे, कक्षा के बाद प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला है सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना चाहिए। सबसे अधिक होगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना चाहिए, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय आवृत्ति, यही होगा। भाई बच्चे कब भाग जाएंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के प्रमुख कारण है शिक्षण प्रक्रिया का अरुचिकर होना, छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशीलता, छात्रों में सुरक्षा की भावना। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना तो कभी नहीं करनी चाहिए, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यही प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है या ज्ञान क्यों जरूरी है? या बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता नहीं,
परीक्षा के परिणामों में उन्नत होती है, या बच्चों को अभिवृद्ध करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता करता है, यही होगा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति से सार्वत्रिक हैं के विकास का अंग है। अंगीकरण, ठीक है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है उसके अंगीकरण से। लिखा है, अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी तो सभी होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के प्रति जो है सक्रिय सदस्य होते हैं? तो ये होता है आपका किशोरावस्था। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीकी जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या मन के प्रकार का अन्वेषण। तो मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकारों का अन्वेषण। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, विचारों में सृजनशीलता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो दूसरों के साथ लड़ना जो है प्रतिभाशाली नहीं होता है। अगला है, बालक शिक्षा को महत्ता देना उचित है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालक से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालिकाओं के साथ बुरी तरीके से विभेद किया गया है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं। यही होगा डी वाला। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के ऊपर, पाठ्यपुस्तक पर, शिक्षण अधिगम वस्तु पर, शिक्षकों के अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक। उपचार की बात आएगी वहां पर निदान होता है। लिखा, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, यही करेंगे भाई। शिक्षा का सत्तावादी स्तर है। अगर सत्तावादी बात आएगी तो शिक्षक की बात आएगी। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, बर्ताव से, नैतिकता से, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न आया है। तो स्मृति है, समझ है, चिंतन है, लेकिन विभेदीकरण नहीं होगा। अगला है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उससे वही प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बने। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित होता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। और अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निदेशात्मक? तो शिक्षक का बर्ताव जो है हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो जो हमारा ये थोड़ा लंबा सा वीडियो है, तो इसमें जो है हम लोगों ने सारे बाल विकास के पेपर पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ मजा आई होगी और अच्छे से पढ़ लिए होंगे। बाकी आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। 2-3 बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मजा आएगी। थैंक यू।